वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या था बेटा कि हमने यहाँ पे लिया एक्स एक्सिस और यहाँ लिया वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक पोजीशन लिए थे ए, दूसरा पोजीशन यहाँ ले लिए बी, और ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन ओ। इस ओरिजिन ओ से हमने ए को और बी को क्या कर दिया मैच कराया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था आर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था आर टी। कितना था आर टी। इसको हम क्या कर सकते हैं ओ ए वेक्टर और इसको ओ बी वेक्टर। अच्छा, इन दोनों के बीच में सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टाइम क्या रहा हो t1, और यहाँ जब पहुँचा तो टाइम क्या था t2 टाइम था। तो t1 और t2 माइनस t1 इज इक्वल टू टाइम इंटरवल कितना रहा t टाइम इंटरवल रहा। इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना रहा बेटा t1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका जो डिफिनीशन होगा, डेफिनीशन इसका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल is a directed line segment of a particle to its पोजीशंस। इसका क्या सेंस हुआ कि ये अगर t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में ए पोजीशन ए से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके धीरे धीरे कहां पहुंच जा रहा है पोजीशन बी पे पहुंच जा रहा है। कहां पे पहुंच रहा है बी पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, हम ए बी को क्या करेंगे मिला देंगे, ए बी को मिलाएंगे। और यहां पे क्या है देखिए ध्यान से, ये ए ओ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, और यहां पे ये ओ बी इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जब हम एडिशन के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे एडिशन के, तो एडिशन में क्या होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड होता है, और रिजल्टेंट में क्या होता है टेल टू टेल और हेड टू हेड ऐड किया जाता है। तो इससे हमको यहां से एक चीज देखने को मिल रही है कि कौन कौन आपस में जुड़ रहे हैं, ओ ए प्लस ए बी, और ये किसके इक्वल हो रहे हैं ओ बी के इक्वल हो रहे हैं। तो अगर हम ए बी फाइंड करना है तो ए बी बराबर ग्राफ से क्या आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालते समय क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। A few moments later. देखिए टाइप ऑफ वेक्टर में क्या है कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है कि वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो वेक्टर्स का टाइप है वो हम लेंगे इक्वल वेक्टर। क्या है पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे टाइप के, देखिए इसमें डिफिनेशन वगैरह क्या है, इक्वल वेक्टर इज दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ आर सेम इज नोन एज इक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर whose magnitude and direction both are
सेम एंड इक्वल those vector whose magnitude and direction both are same and equal is known as equal vector. just as यहां पे हमने लिया a. अब वेक्टर a अगर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है और इतना ही क्या है वेक्टर b भी है, वेक्टर b भी क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल वेक्टर हो जाएंगे. कैसे इक्वल वेक्टर हो जाएंगे? दोनों का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में. डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी यहां क्या हो रहा है दोनों का सेम हो रहा है. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वल वेक्टर हो जाएगा. तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है ये यहां भी बन सकता है, बी को हम इधर भी बना सकते हैं, ये बी 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में. सपोज कर लीजिए सेकेंड वेक्टर क्या होता है. सेकेंड वेक्टर हम लेते हैं निगेटिव वेक्टर को. किसको लेते हैं? इक्वल वेक्टर और दूसरा क्या है निगेटिव वेक्टर. अच्छा, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है दोज वेक्टर्स whose magnitudes are equal, but मैग्नीट्यूड्स इक्वल होगा बट डायरेक्शन इज अपोजिट. ठीक, सपोज कर लीजिए कि यहां पे एक वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, एरो का हेड इस तरफ है और सेम यहां पे सेम पोजीशन पे ए और बी एक बच्चे ने बनाया, ये राम ने बनाया और ये श्याम ने बनाया. श्याम ने जब बनाया तो एरो का हेड किधर कर दिया बी से ए के तरफ और इसमें ए से बी के तरफ. इन दोनों ने इक्वल डिस्टेंस लिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर. अच्छा, यहां पे हम ए बी लिखेंगे. इसमें जब लिखना होगा तो हम कहां से ओरिजिन से जब मेजर करेंगे तो यहां बी ए बराबर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब बी ए क्यों लिखे हैं, यहां ए बी क्यों लिखे हैं इसको समझिए. ए बी इसलिए लिखे हैं क्योंकि ए से बी के तरफ ये क्या हो रहा है वेक्टर जा रहा है. इसका हेड किधर है बी पे है, इसका हेड किधर है ए पे है, तो इसका ओरिजिन कहां है ए पे, इस वाले का ओरिजिन कहां है बी पे है. तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शंस क्या हैं अपोजिट हैं. तो अगर इसको हम कहेंगे ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए. माइनस बी ए ऐसे. अब अपोजिट साइन है. अब यहां पे ये वेक्टर ए हुआ और ये क्या हो गया माइनस वेक्टर ए. इन दोनों को ऐसे दिखा देंगे. ये चीज मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं अपोजिट होने की वजह से ऐसे वेक्टर को निगेटिव वेक्टर कहते हैं. देखिए इसके आगे निगेटिव लग गया. अच्छा, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन shows that निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर. डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर. इनके डायरेक्शंस क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शंस में है. अगर ए ईस्ट की तरफ जा रहा है, ए गोज टू ईस्ट, देन बी गोज टू दिस गोज टू वेस्ट डायरेक्शन, बी ए गोज टू वेस्ट डायरेक्शन, ए बी गोज टू ईस्ट डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन को और ये किस डायरेक्शन को वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है. अच्छा, थर्ड क्या है? तीसरा है जो फर्स्ट इक्वल हो गया, सेकंड निगेटिव हो गया और थर्ड क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया कोलीनियर वेक्टर. कोलीनियर वेक्टर. अच्छा, कोलीनियर. अच्छा, इसमें देखिए क्या था? डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन दोनों क्या था? सेम
इसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम बोथ, यहां मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। कोलीनियर जब आ जाएंगे, कोलीनियर में क्या होगा, कोलीनियर, अच्छा कोलीनियर जब मैथ में पढ़ते हैं तो वो एक लाइन में समझ में आता है कि एक ही लाइन पे पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलीनियर पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही कोलीनियर वेक्टर जब हम डिफाइन करेंगे तो दोज वेक्टर्स हु आर इन अ वन लाइन, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, कोलीनियर। सपोज कर लीजिए यहां पे ए बी, इसी के ठीक सामने सी, फिर यहीं से जा रहा है डी, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स ऐसे वेक्टर लगा हुआ यहाँ पे ए है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये सारे क्या हो गए, कोलीनियर वेक्टर हो गए। ऐसे वेक्टर्स को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, कोलीनियर वेक्टर्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है लाइक आर पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बट डायरेक्शंस क्या होगा, सेम डायरेक्शंस में ये जाएंगे। कोलीनियर वाले हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड 4 हो, इसका मैग्नीट्यूड 3 हो, इसका मैग्नीट्यूड 2 हो, ठीक, लेकिन ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे कोलीनियर्स में। अच्छा, कोलीनियर्स में दो तरह की चीजें आएंगी, एक लाइक वेक्टर आएगा, एक अनलाइक वेक्टर आएगा। अच्छा, लाइक वेक्टर को ही हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर भी बोलेंगे। अच्छा, लाइक वेक्टर क्या है, ऐसे जा रहा है, ये ए बी हो गया, यहां पे इसी डायरेक्शन में एक सी डी वेक्टर जा रहा है, कौन सा वेक्टर जा रहा है, सी डी वेक्टर जा रहा है, ठीक, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, दोनों का डायरेक्शंस क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक। मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका 4 सेंटीमीटर हो, इसका 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, कितना हो, 4 और 5 सेंटीमीटर मीटर। और इसी में अगर ये वेक्टर ए है, ए बी, और एक यहां छोटा सा सेम डायरेक्शन में सी डी वेक्टर बना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ये देखिए, ये पैरेलली इसके बना दिए, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर कहलाएंगे। इसमें मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंस है, लेकिन दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कोलीनियर का ही क्या हुआ, एक पार्ट हुआ। अच्छा, कोलीनियर का एक और पार्ट होता है सेकंड, एक पार्ट हुआ है तो दूसरा भी होगा ही, तो सेकंड पार्ट जो कोलीनियर का होता है उसको कहते हैं अनलाइक वेक्टर। कौन सा वेक्टर, अनलाइक वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि ये वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, इधर आएगा, दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, इसके अपोजिट में आ रहा है। अब यहां पे देखिए, ये राम जी का तीर है, ये रावण का तीर है, ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए बी है, ये क्या हो गया, सी डी हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं, अपोजिट, देखने में ही क्या लग रहा है, अपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, इसी में ऐसे हो सकता है कि अब देखिए यहां पे ए बी और यहां हो गया सी डी। अच्छा, आप कहेंगे सर ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, और इससे ऊपर भी पढ़ाए थे सर जहां पे निगेटिव वेक्टर, वहां पे भी पैरेलल बनाए थे और कह रहे थे कि दोनों, तो यहां पे जो था एंटी पैरेलल में और निगेटिव में डिफरेंस क्या है कि यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें 5 ये है तो 5 ये भी है। यहाँ जरूरी नहीं है कि अगर ऊपर वाला ए बी जो है, ए बी 5 सेंटीमीटर, वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो वेक्टर सी भी हमारा कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। ये जरूरी नहीं, ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, या हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पूरा वेक्टर्स का
तीन वेक्टर्स को हमने यहां देख लिया, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर। और कोलीनियर वेक्टर के दो टाइप्स हमने देख लिए, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अब इसके आगे चौथा वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम। क्या हो जाएगा, दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, क्या कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। अब ऐसा वेक्टर बना लिए, अब इसमें मैग्नीट्यूड का कोई सेंस नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो हमको ना समझ में आ रहा। ये ओरिजिन ओ हो गया, अब ये ए बी सी डी, देखिए सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सबका डायरेक्शंस भी अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन इनमें ये इनिशियल पॉइंट है कि इनका, इन सारे वेक्टर्स का जो है इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर हुज, दोज वेक्टर whose magnitude is unit and direction is same as given vector। जो वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया गया है, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें, मात्र एक इकाई वेक्टर लें, तो ये इसका क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन भी क्या है, ए के डायरेक्शन में है। तो उसको हम किससे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज represented by a कैप। अगर वेक्टर ए है, फॉर ए वेक्टर, फॉर वेक्टर ए वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगा, ए कैप से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, तो जो यूनिट वेक्टर है इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ए। हम जान रहे हैं कि मॉडुलस ए मैग्नीट्यूड को बताता है, मॉड ए मैग्नीट्यूड को बताएगा, और इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बन जाएगा, वेक्टर ए के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ये दे देगा। और यहां से अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपान मॉड ए। ये दो चीजें हम कर लेंगे। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, मान लो इतना बड़ा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये इसका ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये दूरी कितनी है, एक यूनिट की है, वन यूनिट मैग्नीट्यूड, तो ये ए कैप हो जाएगा, वन यूनिट मैग्नीट्यूड। अच्छा, ऐसे वन मैग्नीट्यूड ऐसे इसमें जुड़ते चले जाएंगे तो वो इसके मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में वेक्टर ए का वैल्यू बताएगा। अच्छा, इसी यूनिट वेक्टर से एक नया चीज बनता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां है आपका, 6 पॉइंट है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल के फॉर्म में, इट मींस दैट ये 3D डायमेंशंस में आएगा। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल 3D डायमेंशंस में आएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से दिखाते हैं। जो वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से दिखाते हैं, और जो जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे दिखाते हैं, के कैप से। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप
यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस पे जे कैप यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, एंड जेड डायरेक्शन में क्या होगा, के कैप यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां से आपको को इनिशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में पता चल गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस, अब जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 5i प्लस 2j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए, ऐसे आएगा। तो इसका सेंस अभी हम समझेंगे आगे क्वेश्चंस में कि इस तरह की चीजें आने वाली हैं। नीट में, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 11th के एग्जाम्स में भी आपके स्कूल्स में इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब इसमें होगा। हर चीज किस में होगी, ऑर्थोगोनल में होगी। और बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और इससे आगे बढ़ते हैं। ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। रियल नंबर से किसी भी वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ये चीज ऑफ कर, क्या है यहां पे, अ वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर से ए सपोज कर लेते हैं, लेट n बी अ रियल नंबर। n एक रियल नंबर है और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, वेक्टर में। इफ वी हैव मल्टीप्लाइड, इफ वी हैव multiply by n in any vector a, after multiplication, write down everyone, after multiplication we get a new vector whose magnitude is n time of vector A and डायरेक्शन इज सेम। क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या कह रहा है, अगर एक n रियल नंबर है, उस n रियल नंबर को किसी वेक्टर में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दिए। सपोज कर लीजिए कि यहां पे n को मल्टीप्लाई किए किस में, वेक्टर a में, और n को मल्टीप्लाई किए वेक्टर a में, तो क्या बना, एक नया वेक्टर बना। क्या बना, एक नया वेक्टर बना, स्मॉल a मान लेते हैं, एक नया वेक्टर स्मॉल a बना। ये भी क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी किसी वेक्टर में अगर हम किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर ही बनेगा। कौन सी क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए जा रहा था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी सेम डायरेक्शन में वेक्टर स्मॉल ए, न्यू वेक्टर भी उसी सेम डायरेक्शन में होगा। और यही क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है। अब यहां देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पहला, n के जगह पे हम मान ले कि क्या है, n इज इक्वल टू 2 एक रियल नंबर है, हमने n इज इक्वल टू 2 मान लिया। सो क्या हो जाएगा, अब a में, a हमारा वेक्टर है, a क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब a हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेक्टर a,
यानी 2a। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है? ए जो न्यू वेक्टर फॉर्म हुआ है, न्यू वेक्टर इज डबल। क्या हो गया? डबल ऑफ वेक्टर ए। नया वेक्टर ए का क्या हो गया है? डबल हो गया है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज है। कहीं वेक्टर में सीधे सीधे रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो क्या कर देना है? 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं। अच्छा, 0 भी तो एक रियल नंबर है। जब रियल नंबर की बात होगी, रियल नंबर की बात हो रही है, तो 0 भी रियल नंबर है। तो 0 का अगर मल्टीप्लाई करें किस में? ए में, तो क्या हो जाएगा? सो ए डैश ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू वेक्टर है। लेकिन 0 की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बना देता है? उस नंबर को, उस वेक्टर को, किसी भी चीज को क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बेटा? 0 वेक्टर। क्या बनेगा? 0 वेक्टर बनेगा। अच्छा, 0 करता, लेकिन वेक्टर था तो वेक्टर भी लगेगा। अच्छा, इस 0 वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए नल वेक्टर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि 0 वेक्टर को 0 पे वेक्टर लगा हो तो उसको क्या कहेंगे? नल वेक्टर। 0 वेक्टर बनता कैसे है? 0 पे वेक्टर लगा दिए तो नहीं बनेगा। 0 पे वेक्टर लगा दिए तो नल वेक्टर नहीं बनेगा। नल वेक्टर बनाने के लिए हमेशा 0 का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में किया गया होगा, तभी वो क्या बनेगा? 0 वेक्टर बनेगा। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिटाएंगे तो आएगा। अब यहां देखिए, इसका सेंस क्या होगा? मीनिंग पूछा जा रहा है, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है। हम अगर इसका रिजल्ट लिखें, रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट कहने का सेंस ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन बाय, अब ये नहीं लिखेंगे ऐसे, इस फॉर्म में नहीं लिख रहे। चलिए ऐसे समझिए कि जब किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई, रियल नंबर इनटू क्या करेंगे? वेक्टर करेंगे, तो हमेशा क्या बनेगा? अगर रियल नंबर का मल्टीप्लाई वेक्टर में कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि हमेशा क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। यही इसका रिजल्ट है कि मतलब एक रियल नंबर को अगर एक वेक्टर में मल्टीप्लाई किए तो क्या बनेगा? वेक्टर नंबर बनेगा। अगला टॉपिक क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी से क्या कर दे? स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम क्या कर दें? किसी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा देखिए, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी इट्स formed a new vector quantity। ये भी क्या बनाएगा? नया वेक्टर क्वांटिटी ही बनाएगा। अब रियल नंबर मिटा के हम यहां क्या लिख सकते हैं? स्केलर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं? ये फार्मूला ऐसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि यम कोई स्केलर क्वांटिटी है, इनटू ए कर दिए तो इससे एक नया क्वांटिटी बना जो पी है। तो यम इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी। और यही चीज ये बता रहा है कि ये भी क्या है? जो है न्यू वेक्टर क्वांटिटी बनी है। क्या बनी है? न्यू वेक्टर क्वांटिटी बनी है। ठीक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम एक चीज जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम एक फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं और दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी
तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में ले लेते हैं वेलोसिटी। क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे v दिखाएंगे वेलोसिटी को। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, इसमें ले लेते हैं हम मास। क्या ले लेते हैं, मास। अच्छा, अब आप लोग जो पहले चैप्टर में पढ़े हैं फार्मूला, उस फार्मूले में जाइए, मास इनटू वेलोसिटी जहां किए थे, मास इनटू वेलोसिटी जहां किए थे, वहां क्या मिला था हमको, मास इनटू वेलोसिटी। कोचिंग सेंटर का नाम है, गोरखपुर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर का यही नाम है, आईआईटी और नीट के, क्या है, मोमेंटम। यानी मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक, और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को दिखाते हैं P से, और हम जानते हैं मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर इनटू वेक्टर किए तो क्या मिला, वेक्टर क्वांटिटी मिला। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई, इतना नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए, इसमें कुछ नहीं, देखिए एकदम नॉर्मल सी चीज है, बस समझना है। एडिशन में क्या होता है, हम ऐड करते हैं। ठीक, मतलब दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर को वेक्टर 1 को वेक्टर 2 से ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या ले लें, लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर। ए भी हमने 2 वेक्टर ले लिया। अब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इन अ बोथ आर कोलिनियर वेक्टर ले लेते हैं, बोथ आर को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, जब एडिशन होगा, मान लीजिए ये वेक्टर A है, हम इसको वेक्टर A ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर B है। तो वेक्टर A का ये क्या होता है, टेल, और ये क्या होता है, हेड। ये क्या होगा, टेल, ये क्या होगा, हेड। तो इसका हेड जो है पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से हम जोड़ देंगे। हमेशा एडिशन में यही करेंगे, हेड को किससे जोड़ना है, टेल से। हेड को किससे जोड़ना है, टेल से। अब ये जोड़ दिए, सपोज कर लीजिए ये OA है, ये क्या है आपका, मान लीजिए AB है। ठीक, तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये यहां से यहां तक O से B तक बन जाएगा। और बीच में हमने क्या जोड़ दिया है, A जोड़ दिया। तो इसका हेड इसके दूसरे वाले के टेल से जुड़ गया। तो ये रिजल्टेंट R आ गया, जो क्या आया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। बात आई समझ में, इतना क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि अगर मान लेते हैं सेकेंड इसी में कि कोई वेक्टर A ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर A है, ठीक, OA। दूसरा कोई वेक्टर दिया है यहां पे ऐसे OB, ये क्या है, वेक्टर B है। यहां मत मानिए, यहां मान लीजिए, यहां ऐसे लिखा है, अलग जगह लिख दिया। ये वेक्टर B है, जो क्या है, CD है। अब इस वेक्टर को जोड़ने में क्या होगा, ट्रायंगल मेथड का यूज होगा। वेक्टर एडिशन के कौन से मेथड का यूज होगा, ट्रायंगल मेथड। कौन सा मेथड यूज होगा, ट्रायंगल मेथड। अच्छा देखिए, ट्रायंगल मेथड यूज कैसे होगा कि जो वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर हुआ OA, इस वेक्टर पे क्या करना है, यहां पे जोड़ दे, क्या यहां जोड़ेंगे तो टेल जुड़ेगा, इसको उठा के यहां लगाएंगे तो टेल जुड़ेगा, इसका टेल उठा के C वाला पॉइंट कहां ले आना है, A के पास ले आना है। कहां ले आना है, A के पास। और जितने एंगल पे ये होगा, जितने डिग्री के एंगल पे होगा, इधर से देख लीजिए, जितने डिग्री के एंगल पे है उतने ही डिग्री के एंगल पे इसे यहां भी बना देंगे।
और जितना लंबा होगा उतना लंबा बना देंगे और यहां लिख देंगे सी डी, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब वेक्टर बी और वेक्टर ए का हमने क्या कर दिया, एडिशन। क्या कर रहे हैं यहां, वेक्टर पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ रहा है, टेल से, और वेक्टर के हेड और टेल को जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन कहते हैं। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे इसमें रिजल्टेंट क्या हुआ था, ओ बी हो गया था, लेकिन इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, ओ से तो चलेंगे, कहां जाएंगे, जहां फाइनल पॉइंट डी है, तो यहां रिजल्टेंट आर आएगा, जो क्या होगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे बनेगा। बात आई समझ में, ये इस तरह से फॉर्म्ड होगा। और इसी को कौन सा मेथड कहेंगे, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कौन सा मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगल के मेथड से वेक्टर एडिशन, देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, मान लीजिए तीर इधर है, ऐसे कह देंगे, बच्चे बहुत शैतान होते हैं, ऐसे सर डी इधर है, सी इधर है, तीर नीचे की तरफ है, तो बेटा कुछ नहीं, तीर इधर है, एंगल यहां से देख लेंगे और इसको यहां से मिटा के अब हमारा ट्रायंगल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहां सी डी यहां डी सी बना देंगे और इसका रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। बात आई समझ में। अगर इसका एंगल बदल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जोड़ना किसको है, टेल को। किससे जोड़ना है, हेड से। हेड से पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल जोड़ देना है। अच्छा, ये चीज आप डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे, जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना होता था तो आप क्या कहते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और बार बार आपसे कहा जाता था कि राम सीधे गया, फिर इतने डिग्री पे मुड़ के चला गया, फिर इधर चला गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप लोग ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे कि ऐसे बताते थे, ये वाला ए बी सी डी, तो आप कहते थे नहीं, ए डी डिस्प्लेसमेंट है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये क्या फाइंड हो रहा है, डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, और ए डी क्या फाइंड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो रहा है। ये आप लोग क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन लगाए होंगे, 11th 12th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कौन सा एडिशन फॉलो करेगी, वेक्टर एडिशन को। कौन से एडिशन को, वेक्टर एडिशन को। हम ऐसा नहीं कर देंगे कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 4 3 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, हम बोल देंगे कि AD से 12 है। नो, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके लगा के तब इसकी वैल्यू बताएंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, 12 से कम ही आएगा। डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऐसे फिगर में क्या होगा, कम होगा। तो इतनी चीज समझ में आई। तो वेक्टर एडिशन सबको समझ में आ गया। वेक्टर एडिशन में ये नॉर्मल मेथड, ये कौन सा मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ट्रायंगल मेथड हो गया। ट्रायंगल मेथड में रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये फॉर्म कर लीजिएगा, जो एरो वाला हेड हमने बनाया था इसको बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर हम दो लेते हैं, ए लिए बी लिए और दो वेक्टर्स हैं, अब बोथ आर क्या है, एंटी पैरेलल, अपोजिट है। लाइन ऑफ एक्शन एक है, लाइन ऑफ एक्शन एक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम है। हम क्या जानते हैं कि अगर इस वेक्टर को लिए तो इस वेक्टर को हम ओ से ए तक गए और फिर क्या हो रहा है, जो वेक्टर बी है इसी वेक्टर ए पे वेक्टर बी क्या हो जा रहा है, वापस आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये 4 सेंटीमीटर है आगे के तरफ, अब इस पे क्या हो रहा है, यहीं पे इसका टेल रख देंगे। टेल रखते ही ये इसके ऊपर से 2 सेंटीमीटर पीछे आ गया, तो यानी फाइनल कहां पहुंचा, यहां पे। ये वेक्टर बी है जो क्या है, -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, ऐड तो कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन। यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर हम ओपन कर दें तो रिजल्टेंट आर बराबर ए माइनस बी हो जाएगा।
ये चीज हो जाएगी। समझ में आया कि मतलब ये 4 सेंटीमीटर आगे तो गया, लेकिन फिर 2 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, यहीं से पीछे हो जा रहा है। और अगर सेम सेम हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि जो निगेटिव वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो अगर वो कहीं जुड़ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, नल वेक्टर फाइंड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एग्जांपल लेके बता दिया सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके टेल 2 को हेड 1 पे ले जाके रख देंगे, और चूंकि दोनों क्या हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तो ये इसके ऊपर से ओवरलैप करता हुआ क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से ओवरलैप करता हुआ पीछे जाएगा, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक पीछे चला जाएगा, और 2 सेंटीमीटर पीछे जाने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बचेगा वो भी क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर ही बचेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट में होगा, इसका डायरेक्शन किधर था, वेस्ट में। तो ये चीज फाइंड आउट हो गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। बस आज इतना ही रहने